इमरान खान का लॉकडाउन डाउन हो गया। सुप्रीम कोर्ट का मैच रेफरी का किरदार, रेड कार्ड ने खिलाड़ियों को पुरतशद्दुद धरने से रोक दिया। कप्तान कहते हैं 2 नवंबर को यौम तशक्कुर मनाएंगे और जलसा करेंगे। नवाज शरीफ और इमरान खान एक पेज पर आ ही गए। सुप्रीम कोर्ट के पैनामा कमीशन पर रजामंद हो गए। हुकूमत का भी रुकावटें हटाने का ऐलान, और अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जाने वाली नफरत और खदशात। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। इस वक्त सवाल यही उठ रहा है, कौन जीता कौन हारा। इमरान खान चाहे सही हो या गलत हो को अब दोबारा से यू टर्न खान कहा जा रहा है, या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिनकी हुकूमत ने अपोजिशन कारकुनान पर हथकंडे इस्तेमाल किए और हर तरह से तनकीद का सामना करना पड़ा। इस पर फ़िलहाल तो यही कहा जा सकता है कि ये इमरान खान की सियासी शिकस्त ज़रूर है, अगरचे सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ैसला इखलाकी जीत है। नून लीग लॉकडाउन नहीं चाहते थे, उसको रोकने के लिए चाहे वो उनको जो करना पड़े, और इस हद तक वो कामयाब रहे। लेकिन इस तमाम सर्कस में क्या क्या हुआ, दोनों जमातें इस मामले में शुरू नहीं हुई। और फिर चलेंगे अमेरिका, जहां इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में है। वहां भी नफरत और सियासी तकसीम है, जिसके अमरीकी सदर के इंतखाब के बाद दूररस असरात मुरतब होंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी से कि हमने 2 तारीख तो दी हुई है, लेकिन 2 तारीख क्या अगर हमें यहाँ रोक दिया तो 3 तारीख भी हो जाएगी, 4 भी हो जाएगी, 5 भी हो जाएगी। हमने तो रुकना ही नहीं है। इतने नाके, इतने डंडे, इतने शिलिंग, हमारे स्वाद के 600 जांबाज जो है वो पूरी पुलिस की जितने भी कड़े थे एफसी वाले, उनको वहां से हटा के यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो क्या इमरान खान को हम हमारी पूरी पीटीआई जो निकलेगी वो हम नहीं पहुंचा सकते? हम बिल्कुल पहुंचाएंगे। 2 नवंबर का प्रोग्राम बरकरार है और बरकरार रहेगा, उस पर कोई नज़रसानी नहीं होगी। 2 तारीख को तो हर हालत में सारे पाकिस्तान से लोग पहुंचेंगे इस्लामाबाद। 2 नवंबर को दोपहर 2 बजे 2 नंबरों का खात्मे का दिन। अभी तो ये तैयारियां शुरू हुई हैं। 2 को तो 10 लाख से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। फिर रुकावटें वगैरह माना ही नहीं रखती। ये रुकावटें, ये चीज़ें, ये सब हटा देंगे, क्योंकि पूरी कौम अब फैसला कर चुकी है कि निकलना है और करप्शन से आज़ाद करना है इस मुल्क को। 2 तारीख होगी, अवाम आएगी। 2 नवंबर को रावलपिंडी भी बंद होगा, कर लें जिसने जो कुछ करना है। मैं सबको 2 तारीख को फिर से दावत देता हूं कि आपने भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। हमारा जो इस्लामाबाद के अंदर इंशाअल्लाह जो एक फैसला कुन इज्तिमा होगा, जिसमें हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। हम फैमिलीज़ को बुला रहे हैं, हमारे घर की औरतें आएंगी, हमारे फैमिलीज़ आएंगी, स्टूडेंट्स आएंगे। इसके अंदर तालिब इल्मों को ख़ास तौर पर दावत है, उनका फ्यूचर एट स्टेक है। किसानों को बुला रहे हैं, मजदूरों को बुला रहे हैं, हम हर तक प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं, इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं। हम सारे उस पाकिस्तान के तबके लोगों को बुला रहे हैं जो तंग आए हुए हैं इस करप्शन के निज़ाम से, जो कि करप्ट माफिया से निजात हासिल करवाना चाहते हैं, आज़ादी लेना चाहते हैं। हम उन सब को बुला रहे हैं। ये मासरा हमने ख़त्म करना है, जो मर्जी कर ले, महीना लग जाए, हमने इस्लामाबाद पहुंचना है। हम घर नहीं बैठ सकते। आज कल परसों 2 तारीख 10 तारीख जब तक ये हम अपनी स्ट्रगल जारी रख सकते हैं हम जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम। क्योंकि अगर हम पीछे हट जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम करप्शन को मान रहे हैं कि पाकिस्तान में करप्शन हो। तो क्या इमरान खान साहब का ये क्लाइम डाउन था लॉकडाउन से, और फिर जुडिशल कमीशन से वो नताइज हासिल हो सकेंगे जो चाहते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद इकराम चौधरी साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि ये यू टर्न है दोबारा से इमरान खान साहब के लिए, आपकी नज़र में है या नहीं है? मेरा ये ख्याल है कि इसको यू टर्न मैं नहीं समझता। देखिए, सियासत में यकीनन डिसीजन मेकिंग एक गिवन टाइम में, अपॉर्चून टाइम उसे शुमार करते हुए करना होता है, और उसमें रैशनैलिटी और रीज़नेबलनेस जो है उसको कभी उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के हालात, मारूजी हालात आप सब जानते हैं कि अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात बिल्कुल शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। फ्रेजिलिटी जो है सिस्टम के अंदर, उसमें भी कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। आज प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में जो हो रही थी, मैं मौजूद था वहाँ, और मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से कि TORs उन्होंने कहा कि आप अपने अपने दीजिए, दोनों फ्री कैन जी,
اور جہاں کہیں ہم نے محسوس کیا کہ ہماری ضرورت ہے پھر ہم اپنی مرضی سے قانون کے مطابق ٹی او آرز بنائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس معاملے کو اب اپنے ہاتھ میں انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے لے لیا انہوں نے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 2 بچے ہیں اور ایک بڑے نے کہہ دیا کہ لاؤ چھوڑو کھلونا مجھے دو میں اس کو سنبھال لیتا ہوں. بات بالکل ٹھیک ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ بڑوں کا یہ کام فیملیز میں بھی اور قومی سطح پہ بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے 70 سال میں شاید کچھ سیکھا نہیں, تاریخ سے بھی نہیں سیکھا, حالات اور واقعات سے بھی نہیں سیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست بدقسمتی سے ذاتی مفادات کے گرد گھومتی رہی اور گھوم رہی ہے. اس میں قومی مفاد شاید پرائورٹیز میں پیچھے رہا اور پیچھے ہے. میں موجودہ تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. اب رہا یہ معاملہ کہ کس کی ہار کس کی جیت, میرا یہ خیال ہے کہ اس کانٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہیے. مجھے شام کچھ کمنٹس دیکھنے کا ٹیلی ویژن پہ اتفاق ہوا, دکھ ہوا یہ بات دیکھ کر اور سن کر کہ حکومتی حلقوں سے بعض حضرات کے کمنٹس جو ہیں وہ سرکاسٹک تھے, اس میں کرٹیسزم نیگیٹو تھی اور ان کے ایٹیٹیوڈ میں جزوی ایگریشن بھی مجھے نظر آیا. یوں محسوس ہوا کہ وہ اب بھی کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں پولیٹیکلی ٹرین ہی نہیں کیا کہ مختلف جو کاڈرز ہیں سیاسی پارٹیوں میں ان کے لوگوں کو کس طرح سے اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ پچھلے ہفتے سے کافی زیادہ عروج پہ تھے, جذبات بھی عروج پہ تھے اور دونوں طرف جو سیاسی رہنما ہیں ان کی باتیں کچھ ایسی تھی اشتعال انگیز تھی. جی درست, اس میں کوئی شک نہیں کہ فضا کے اندر شدید ارتعاش, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پھر آنسو گیس بھی اور کہیں فزیکل تھریشنگ بھی نظر آئی, چاہے وہ اٹک کے قریب یا پھر یہاں پہ بنی گالا میں خواتین کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا کہ دست اندازی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے. آخرکار ہم 20ویں صدی کے دوسری دہائی میں داخل ہو چکے ہیں, کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری فورسز نے پرٹیکولرلی پولیس نے کچھ نہیں سیکھا. کہنے کی باتیں آج نثار صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی, وہ بھی میں دیکھ رہا تھا, کافی تعریف کر رہے تھے ان کی ریسٹرینٹ اور ان کے ایٹیچیوڈ کی. میں نہیں سمجھتا, کیونکہ مجھے اس بات پہ بھی آج کوفت ہوئی یہ دیکھ کے کہ برہان کے قریب سے جب پولیس واپس سفر کرنے لگی تو وہ وکٹری کا نشان بنا رہے تھے. دس از ناٹ دی جاب آف پولیس اور ایڈمنسٹریشن, یہ کام ان کا نہیں ہے. سیاسی حلقوں کی طرف سے یا عوام کی طرف سے اس قسم کے سمبل یا سمبلزم. اچھا چلے ہم جو جد و جہد تھی کرپشن کے خلاف, پینما لیکس, ٹی او آرز, ضوابطہ اخلاق, اس میں عمران خان صاحب کو پھر آخر کیا حاصل ہوا؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ گیون کنڈیشنز میں آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں. آئی ایم ناٹ سپوز پین آف اینی پولیٹیکل پارٹی فور دیٹ میٹر. میری انڈیپینڈنٹ اوپینین یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک حد تک ڈکٹیٹرشپ کے اس میں گارب میں چلائی جا رہی ہے. کیونکہ وہ ہمارے ہاں ایک ایکسیپٹڈ پرنسپل ہے دنیا بھر میں کہ ڈیموکریسی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی دیر از نو کانسیپٹ اینی ویئر ان دی ورلڈ, اور وہ پریکٹیکلی ناممکن بھی ہے. تو ڈیموکریسی چلے گی جب آپ کی آواز جو ہے اس کو سنا جائے گا اور پھر اس کے مطابق آپ کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پھر کانسٹیٹیوشنل ایریا آ جاتا ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے انشور کرنا ہے لوگوں کے. تو بات یہ ہے کہ جب ایک گیون ٹائم میں جس طرح کہ اس وقت ہو رہا ہے, انفارچونیٹلی یوں محسوس ہوتا ہے کہ ریفلیکشنز ہیں ایوب خان کے دور کے, مشرف کے دور کے اور ضیاء الحق کے دور کے, کیونکہ یہ ادوار سارے ہم نے دیکھے. اور ایک فیز میں بھٹو صاحب جو ہیں ٹھیک ہے ان کے ہاں بھی یہ ہوا تھا. جوڈیشل کمیشن پہ ہم بات کریں گے لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد.
न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद और बात हो रही है लॉकडाउन यौम तशक्कुर की और अब तक जो इसमें सियासी मंजरनामे में क्या हुआ और उस पर असरात क्या होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इकराम चौधरी साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। जुडिशल कमीशन वज़ीर आज़म को अगर फाइंडिंग्स हुई कि वज़ीर आज़म मुलविस थे हैं या नहीं हैं, लेकिन नाअहल तो नहीं करार दे सकते, अपनी फाइंडिंग्स प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली और फिर उन्होंने रिकॉर्ड देखना है, एविडेंस देखना है, जहाँ जहाँ से उस चीज़ की ज़रूरत हुई वो सारा देखा जा सकेगा। एंड टू माई माइंड आई पर्सनली फील कि ये वक्त है कि इन सारी चीज़ों को प्रूव कर लिया जाए। बिल्कुल, ये देर होने से हमारे हालात में यकीनन मज़ीद मुश्किलात बढ़ सकती थी। ज़ाती तौर पे मैं कमीशन के हक़ में नहीं। अच्छा, उसकी वजह यह है कि एक डायरेक्ट आप एक्सेस उन लोगों से एविडेंस ले सकते थे। फॉर इंस्टेंस FBI है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, NAB, XYZ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप सबसे वो डॉक्यूमेंट्स इमीडिएटली मंगवा के बाय ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में आगे बढ़ा जा सकता था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मामला इसलिए इसको कमीशन के हवाले करने का कि चूँकि इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है और शायद इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया हो जाता। अब परसों प्रोसीडिंग में 11:30 बजे तक उन्होंने अपने जवाबात देने हैं, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ कहूँगा, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नहीं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनके खिलाफ प्रोब हो रहा है पनामा के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि परसों क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, फिर डेफिनेटली हो सकता है पेटिशनर्स जो हैं तहरीक इंसाफ और बाकी लोग उसमें जवाब देना चाहें। उस सूरत में फिर कमीशन के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो तय हो जानी है। अब दोनों फ्री कैन ने अपनी अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो देनी है, लेकिन कोर्ट अपने तौर पे भी जहाँ महसूस करेगी कि मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी चीज़ को कम करने की ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि ये परसों ये तस्फिया हो जाएगा और परसों नोटिफिकेशन भी हो जाएगा जुडिशल कमीशन का। और आज चूँकि कहा गया कि सिटिंग जज को आप मुकर्रर करें एज जुडिशल कमीशन, तो मेरा ये ख्याल है कि अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे आप ये समझें कि इम्पार्शल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है उसका रास्ता बनेगा। रहा मामला ये कि फाइंडिंग्स तो आएंगी जी उस इंक्वायरी में, लेकिन ये फाइंडिंग्स फाइनली इसके नताइज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद तय करेगी कि किस तरह उन्होंने क्या इसमें से एंड रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा इस प्रोब का जो पनामा के हवाले से चल रही है। लेकिन इसमें अब देखिए बातें आज जो हुई कोर्ट में वो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उन्हें मुस्बत सोच भी शुमार करता हूँ। जैसे आपने कहा कि बड़ों को भी कुछ अपना किरदार अदा करना है, ये सारे इदारों और सब के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। वहाँ खोसा साहब ने बहुत कैंडिडली ये बात की कि देखिए अब हमने ये प्रोसीडिंग शुरू कर दी हैं और कम से कम वक्त में इनको कंक्लूड करने का तय कर लिया है। लोगों को अमन की ज़रूरत है और बेहतर ये है कि आप यहाँ तहम्मुल का मुजाहरा करें। और बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ी में कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मेरे जहन में नहीं आ रहा, बस मकसद यही था कि अब आप रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज। अच्छा, अब देखिए, अब जब 2014 का धरना था उसके बाद भी एक जुडिशल कमीशन बना रिगिंग के हवाले से और उसकी फाइंडिंग्स यही थी कि एक सिस्टमैटिक रिगिंग नहीं थी और जो फिर ज़ाहिर है दोनों तरफ इसको तस्लीम कर लिया गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है, जैसे आपने भी कहा, कि शायद जुडिशल कमीशन का फ़ायदा ना हो इस मामले में, तो हम अगर कुछ थोड़ा सा कंपेयर बात ये है कि बेसिकली of my little experience and exposure to the litigation, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट केस था जिसमें रिगिंग आपको देखना होती है और कौन कौन ज़िम्मेदार है और किस हद तक, और क्या ये कहीं से मॉनिटर हो रहा था सारा सिलसिला या फिर लोकलाइज्ड ये उसका तो एक सिंपल गोल था ना कि सिस्टमैटिक थी या नहीं। लेकिन एक बात सामने जो आई वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी करेक्ट कि 3, 4, 5 जो मेन उन्होंने कहा कि चलिए इनको खोल लीजिए बाकी छोड़ दीजिए, उनका जब
फाइनल रिजल्ट आया ट्रिब्यूनल्स में तो पता चला कि उसमें रिकॉर्ड मिसिंग है, जी कहीं पिलफरेज है, कहीं कुछ है, तो वेरी मटेरियल एविडेंस जो है वो सामने आ गया। लेकिन इसी दैट्स द पॉइंट, जो आपका जुडिशल कमीशन था वो ये नहीं देख रहा था कि एक एक हलके में क्या कुछ हुआ, वो ये देखा जा रहा था ओवरऑल कि आपका जो पूरा इंतखाबात है ओवरऑल मुतासर करने की एक प्लानिंग स्कीम, कंस्पिरेसी, वो सारा एरिया। तो मेरा ख्याल तो है इसमें भी हम अगर देखें तो जैसे इसमें पिटिशन जो थी एक से ज़्यादा थी, सिर्फ हामिद खान या तहरीक इंसाफ की नहीं थी, इसमें शेख रशीद की भी थी, इसमें जमात इस्लामी की भी थी, तो उनके बारे में फिर आपके क्या खैर राय है? देखिए बात ये है कि फार्मली वो आगे वो भी, लेकिन मेरा ये पर्सनल व्यू है कि चूँकि ये स्ट्रिक्टो सेंचो डॉक्यूमेंटेशन का इशू है, जहाँ तक पानामा पेपर्स का ताल्लुक है उनकी अथेंटिसिटी किसी ने डिनाई नहीं की। देखिए ना, उनके टाइमिंग और उनका जो चैनल्स हैं या कहाँ से रुपया कब किस तरह गया, इस पे कंट्रोवर्सी है। तो मेरा ये ख्याल है जी, क्योंकि यही बात है ना कि ऑफशोर कंपनी होना मसला नहीं है, मसला मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। नहीं, उसमें एक और पहलू भी इम्पॉर्टेंट है जी। अब ये कि ये रुपया जो भी गया, जो जितना भी है, अब ये आपके मुख्तलिफ एरियाज़ में जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, जी ठीक है सर, मैं आपको होल्ड करती हूँ क्योंकि हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपका क्या रिस्पांस है, क्या मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब ने कहा कि अब लॉकडाउन नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी जुडिशल कमीशन का बनाने का फ़ैसला दिया है और फिर कल यौम तशक्कुर होगा? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे, जिस दिन खान साहब ने ये लॉकडाउन करने का नारा मारा था, हमने उस वक्त कहा था कि खान साहब से ये तारीखी गलती हुई है और अपने मुखालफों को, जो बिल्कुल कॉलोनियल माइंडसेट के लोग हैं, जिनका सबसे बड़ा हथियार जो है वो तशद्दुद है, जो टकराव की पॉलिटिक्स करके मुखालफ को दबा के, जो इंतहाई आमराना जहनियत के लोग हैं मुस्लिम लीग वाले, जिनकी तारीख ये है कि हर आमर की लौंडी बने हैं, लेकिन जब इनको मौका मिलता है ये आमर बन के खुद बैठ जाते हैं। तो इनके दिमाग दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने आप को भी तरह मुज्तमे रखें। तो खान साहब ने उनको मौका फराहम कर दिया। आज वही बात उनको मानना पड़ी कि उन्होंने कॉल अप कर लिया अपना लॉकडाउन का, क्योंकि लॉकडाउन के ऊपर ये वाहिद इशू साहब, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि एहतजाज करें, जलसे करें, जुलूस करें, एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन ये लॉकडाउन का लफ्ज जो है ये आपकी पूरी तहरीक को ले बैठेगा। और आज साबित हुआ कि खान साहब ने ये एक लफ्ज निकाला जो मुद्दे, ये इनकी पूरी तहरीक के ऊपर छाया रहा। आज आपने इसको कॉल बैक कर लिया, ओके, लेकिन अदालत ने आपको एक रास्ता तो कॉल बैक हुआ, वरना आप कितने बड़े टकराव में जा रहे थे। अगर सिर्फ ये लफ्ज ना कहा होता लॉकडाउन का, तो आज पाकिस्तान में ये सूरत हाल उनकी ना होती। आज अगर उनके रास्ते बंद होते तो बहुत सारी सियासी जमातें उनके साथ खड़ी होती। और फिर अकेले चलने का शौक जो खान साहब को है कि मैं अकेला लड़ाई लड़ूंगा, मैं मुनफरद रहता हूँ, मैं, वो शेर है ना कि तुझको तन्हा कर गया है मुनफरद रहने का शौक, रब अकेले बैठकर ख्वाबों के मंजर देखना। ये जो अकेले चलने का और अपने आप को एक बड़ा लीडर मानने का तस्वर है ताकतवर हुकूमतों के, और ये मानना चाहिए हमें कि इस वक्त मुस्लिम लीग जो है, जो हमेशा से हमारे ताकतवर इदारों की, हमारी इवन अदलिया की माजी में उनकी भी बड़ी फेवरेट जमात रही है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात है, ये तो पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद पसंदों की फेवरेट जमात है, बड़े सूबे। तो इनके खिलाफ लड़ना जो है, इसके लिए सबका इकट्ठा होना जरूरी था। तो खान साहब अकेले चल रहे थे, अब उन्होंने अपने आप को, उनको मौका मिला है, अल्लाह करे आइंदा गलती ना करें, करेक्ट करें अपने आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, और इकराम चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद हम चलेंगे अमेरिका, जहां इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में है, लेकिन वहां के मुसलमान बहुत परेशान हैं और उनको वो किस तरह से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ब्रेक के बाद। बैक टू द शो। अमेरिका में एक साल के दौरान होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलमानों के मुबैना तौर पर मुलव्वस होने की खबरें इलेक्शन मुहिम की जीनत बन गई। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐसी खबरों को जिस तरह से बयान किया गया, सिर्फ और उसकी वजह से सिर्फ खौफ नहीं फैला बल्कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ भी गई है। देखिए दानियल हसन की ये खुसूसी रिपोर्ट। Until our country's representatives can
figure out what the hell is going on. डोनाल्ड ट्रंप की पैर दर पैर नफरत आमेज तकारीर के बाद अमरीकी शिदत पसंदों ने मुसलमानों और इनकी इबादतगाहों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां आबाद मुस्लिम कम्युनिटी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गई है। हाँ, अभी एक वेस्ट पाम बीच में मस्जिद थी, उसको वैंडलाइज किया गया था, और एक हमारे जो यहाँ पे स्कॉलर है, उन गाड़ी में जा रहे थे, उनकी भी दे फॉलोड फॉर 1 माइल थ्रेटन कर रहे थे उनको, और रिसेंटली अभी एक हमारे ट्रस्टीज को भी जो है कोई डेथ थ्रेट आई। What will you do if somebody comes into the mosque and opens fire? बिगड़ती सूरत हाल ने मुसलमानों को इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि इनके पास दिफाई तरबियत के सिवा कोई चारा नहीं बचा। यही वजह है कि अमरीका की मुख्तलिफ मसाजिद में तरबियत याफ्ता अफसरान मुसलमानों को मुमकिना हमला आवरों से बचाव के गुर सिखा रहे हैं। बड़ों के साथ साथ अमरीकी माशरे में पलने वाले बच्चे भी हालात से सहमे हुए हैं। So you don't like Donald Trump? No. And why not? Because he's not going to let any Muslims go inside America, enter America. Are you afraid that today's training was about safety from people who don't like Muslims, so are you afraid that people might attack the mosque or anywhere? Yes, I am afraid, and also no, because Allah subhanahu wa ta'ala will always be with me. डोनाल्ड ट्रंप की नफरत आमेज तकारीर से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कई अमरीकी भी नाला दिखाई देते हैं। The citizens of the United States that are afraid that this is a rebirth of something like, Adolf Hitler, basically. His mentality, the hate rhetoric that he's spewing, not just towards the Muslim community, but towards Hispanics, towards women. He's segregating and separating people, and his whole platform is based on fear. मुसलमानों का कहना है कि अमेरिका में तासुब पसंदी और नफरत के जज्बात कोई नई बात नहीं, मगर अब तब्दीली वक्त की ज़रूरत बन चुकी है। I was employed at a place जो थोड़ी faith-based organization थी, and I started seeing कि लोगों ने मेरी बॉस से पूछा कि why have you hired her, and my boss said because she is a good candidate, और उन्होंने कहा ये तो आपको इंटरव्यू के बाद पता चला कि वो गुड कैंडिडेट है, लेकिन इंटरव्यू से पहले ही आपको उसके रेज्यूमे में पता चल गया था तो मुस्लिम है, तो व्हाई डिड यू इनवाइटेड हर फॉर द इंटरव्यू? डिस्क्रिमिनेशन तो डेफिनेटली है, बहुत सटल किस्म की है, बट व्हेन यू गो टू डिफरेंट प्लेसेस यू कैन सी, स्पेशली आप ऐसी इन्वायरमेंट में जाते हो, खासतौर पर बच्चों के स्कूल वगैरह में हम देखते हैं, बड़ी सटल किस्म की होती है, लेकिन यू एज अ पेरेंट और समटाइम्स एज अ बिजनेस, मेरा बिजनेस है तो आई कैन टेल कि देयर इज अ लिटिल डिस्क्रिमिनेशन इन दैट। ये तो थी अमेरिका से दानियल हसन की खुसूसी रिपोर्ट। हमारे साथ अब इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए। दानियल, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जब से ये मुहिम शुरू हुई है, इंतखाबी मुहिम, और ये पिछले साल जब प्राइमरीज शुरू हुए थे, तब से ये वाकई इन ऐसे वाक़यात में इजाफा हुआ है, कोई तहकीक हुई है इस पर? जी बिल्कुल अंबर, प्रॉब्लम ये है कि जब अमेरिका में इस किस्म के वाक़यात पेश आते हैं तो वहाँ का मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करता, तो हमारे पास एग्जैक्ट फ़िगर वहाँ के मीडिया के हिसाब से मौजूद नहीं है। मगर जब आप वहाँ पे मुकामी मुसलमानों से बात करें तो उनका ये कहना है कि सिर्फ एक स्टेट पे नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में बेशतर ऐसे मसाजिद हैं, इबादतगाहें जहाँ पे मुसलमानों पर हमला किया गया, मसाजिदों पर हमला किया गया, बिल्डिंग्स को डैमेज किया गया, जो अपेरेंटली अपने हुलिये से मुसलमान नज़र आते हैं, जैसे ख़वातीन हैं जिन्होंने बाया लिया हुआ है, जो मर्द हजरात हैं जिन्होंने सर पे टोपी या दाढ़ी है, वो लगते हैं मुसलमान हैं अपने हुलिये से, तो उन पर भी हमला किया गया है और उनको डेथ थ्रेट्स कॉल्स आई, उनको फ़ोन कॉल्स आई, उनको कहा गया कि आप मुसलमान हैं तो हम आपके मसाजिद पर हमला करेंगे। साफ बात है इस पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली पिछले साल से कैलिफोर्निया के इंसिडेंट के बाद से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयान दिए और वहाँ पर जो इंतहा पसंद अमरीकी जो सियाफ़ाम अमरीकी हैं उन्होंने बेसिकली इस किस्म के थ्रेट्स जो हैं वो जारी किए और मुसलमान जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग का लेना शुरू कर दी, उन्होंने डिफेंस ट्रेनिंग ली, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं कि अमेरिका में गन वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, हज़ारों साल हज़ारों लोग, बल्कि वही है कि शिद्दत पसंद वाक़यात से ज़्यादा ये इस तरह के वाक़यात से हलाकतें ज़्यादा हुई हैं, कैजुअलिटी बिल्कुल। और इत्तेफाक की बात ये देखें आप, मज़े की बात बल्कि मैं कहूँगा इसको कि हर साल तकरीबन 40,000 अफराद जो हैं वो जहाँ वहाँ पे हलाक होते हैं और उसकी अहम वजह है गन वायलेंस और उसमें मुसलमान इन्वॉल्व नहीं होते।
पिछले एक साल में सिर्फ 2 ऐसे केसेस आए हैं जिसमें मुस्लिम्स जो हैं वो वहाँ पे गन वायलेंस में इन्वॉल्व हुए हैं। एक तो कैलिफोर्निया वाला इंसिडेंट और एक साउथ फ्लोरिडा में एक बार में इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक मुसलमान अफराद को मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि वो मुलव्विस थे, उन्होंने तकरीबन 10 से 12 लोगों को जो है कत्ल किया। तो उसके बावजूद वहाँ का जो मीडिया भी है वो मुसलमानों को दहशतगर्द कहता है। कोई अगर हम जिसको हम गोरा कहें, अगर वो कोई काम करे तो उसको वो कहते हैं कि जी मेंटल इलनेस हो सकती है। अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन ये काम करे तो उसको कहा जाता है कि वो कोई क्रिमिनल होगा। तो अमेरिका में जो इस किस्म के वाक़यात मुसलमानों के ख़िलाफ़ पेश आ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बयानात हैं ये बेसिकली लोगों को वो कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लें। और दूसरा जो है वहाँ का मीडिया वो मुस्लिम्स के बारे में बहुत नेगेटिव जो है वो रिपोर्ट्स दिखाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उनके जो अप्रोच है मुसलमानों की तरफ नेगेटिव हो गई है। नेगेटिव हो गई है। दानियाल, हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं, जुनैद अकरम से बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जुनैद अकरम कौन है? सोशल मीडिया के एक मारूफ मिजान निगार जो सियासत, माशरत और दीगर मामलात में अपना मौक़िफ़ देते रहते हैं। आज की सियासी सूरत हाल और होने वाली पेशरफ्त के हवाले से उनकी बात ज़रा सुनते हैं। जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अस्सलाम वालेकुम अंबर, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है नहीं क्योंकि मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ। उसकी वजह ये कि आई पर्सनली बिलीव कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इंतहाई फ्लॉड और करप्ट है, जो कि हमारे यहाँ बिरयानी की प्लेट के पीछे एक बोर्ड बेच दिया जाता है और अगले 5 साल के लिए हमारी कौम की किस्मत का हाल लिखा जाता है। सो आई डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम। मसला सिस्टम का नहीं है, हमारी प्रैक्टिसेस का मसला है। रही बात इमरान खान के डिसीजन को वापस लेने की, अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमेशा की तरह यू टर्न ले लिया और वो यू टर्न खान है, मगर अगर वो ये फैसला वापस ना लेते और बात लॉकडाउन तक जाती और खुदा ना खास्ता अगर जानें ज़ाया होती, तो यही लोग फिर कहते हैं कि इमरान खान कातिल है और उसकी वजह से लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। तो आई एम हैप्पी अगर बीच का कोई रास्ता निकला है जहाँ से हम बच गए हैं खून खराबे से, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि यौम तशक्कुर किस चीज़ का, ऐसी हमने क्या चीज़ अचीव कर ली है या कौन सा फैसला आ गया है या क्या मियाँ साहब स्टेप डाउन हो गए हैं, तशक्कुर किस चीज़ का। इसमें भी देखें, ये बात कह सकते हैं कि इमरान खान का कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं था। ही वांटेड द कोर्ट्स टू स्टेप इन और कोई उसके मामले में कोई जो है चहलकदमी हो या कोई मामला आगे बढ़े, तो आई थिंक वो शायद उसका शुक्र अदा करें। वरना एट द सेम टाइम मेरी कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। हमारा लीगल सिस्टम जिस तरह है, अल्लाह खैर करे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना कर दूँ मैं, मगर हमने तस्वीरों में देखा है कि हमारे बड़ी बड़ी अदालतों के जजेस जो है हमजा शहबाज को प्लेट में खाना डाल के दे रहे होते हैं। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि ये लोग उनके खिलाफ फैसला करेंगे। दूसरी बात ये कि हमारा लीगल सिस्टम इतना फ्लॉड और इतना स्लो है कि एक गुल्लू बर्ड जिसने पूरी दुनिया के सामने कितनी गाड़ियों को तबाह किया, उसके फैसले करने में भी हमें कोई 8-10 महीने लग गए थे। यही मामला अयान अली का भी है। हर चीज़ कैमरे पे मौजूद है, हर चीज़ सामने, एक बंदी रंगे हाथों पकड़ी गई है, मगर आज शायद 3 साल होने को आए, हम उसका कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे। तो जब अयान अली और गुल्लू बर्ड में हम इतना फंसे हुए हैं, तो नवाज शरीफ इज़ फार मोर पावरफुल और आई एम प्रीटी श्योर इन लोगों के पास टैक्टिक्स होती हैं इन चीज़ों को डिले करने की, घुमाने फिराने की, और ये हमेशा करते हैं। बेसिकली हुकूमतें करती क्या है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी 5 साल सिर्फ टाइम बाय किया है, लोगों को इश्यूज़ में उलझा के रखे, बिजली के इशू, गैस का इशू, CNG, LPG, ये वो, इनमें हमें फंसा के रखते हैं ताकि हम पूछ ना सकें भाई हमारे राइट्स कहाँ हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसमें यही करेंगे। अब उन्होंने शायद 2 दिन का टाइम दिया, मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, तो उसमें भी कोई ना कोई आए बाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हो गया है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है, लेकिन जाने से पहले एक वीडियो ज़रूर देखें। दिल खोलकर दाद देना आपने सुना होगा, लेकिन सोते से आंख खोलकर कैसे दाद दी जाती है, देखते हैं इस वीडियो में। मेरी तरफ से खुदाफिज।